या अब यार हम क्या कर रहे थे, आज हमारा एक्सेल की क्लास का डे 2 है। कल हमने क्या करा था, एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रो लिया था एंड देन उसके बाद हमने एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करी थी विच वाज कंडीशनल फंक्शंस। तो इससे हमने कल क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो एक काम करते हैं, पहले मैं फाइल ओपन करती हूँ जिसमें हमने कल डिस्कशन किया था एंड उसी फाइल पे थोड़ा काम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। या यस, सो इस वाली फाइल से कल हमने क्लास स्टार्ट करी थी। तो कल मैंने क्या बताया था, एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक एनालिटिकल टूल है जहां पे हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट्स को हैंडल करते हैं। फिर स्प्रेडशीट्स में रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, कितने तरीके के शॉर्टकट कीज होते हैं वगैरह वगैरह हमने कल करे थे। और कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था विच वाज कंडीशनल फंक्शंस। एंड कंडीशनल फंक्शंस में मैंने कहा था हम 3 तरह की कंडीशन पढ़ेंगे, सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस और नेस्टेड कंडीशंस। और कल हमने सिंगल कंडीशन के 3 क्वेश्चंस बनाए थे। ये हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व करा था, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन 2 सॉल्व करा था, यहाँ पे क्वेश्चन 3 सॉल्व करा था, और अब हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना था, इवन और ऑड नंबर वट एवर द थिंग वाज, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करने थे। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझना। यस, अब यहाँ मैंने क्या करा है, कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल क्राइटेरिया का क्वेश्चन करेंगे, देन हम धीरे धीरे करके इसको आगे तक लेके जाएंगे। अब यार यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं और उन्होंने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं प्रोडक्ट के, वहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं कि अभिषेक कपूर ने कितने यूनिट सोल्ड करे हैं, सनी पाठक ने कितने करे हैं, विक्रांत ने कितने करे हैं, सिद्धार्थ ने कितने करे हैं, चांदनी ने कितने करे हैं। सबके मैंने यहाँ पे क्या करे, सेल्स यूनिट मेंशन कर दिए हैं। मैं क्या चाह रही हूँ, अगर इन्होंने इवन नंबर पे सेल्स यूनिट मेंशन करी है, सो यहाँ पे इवन लिखा आ जाए। और अगर इन्होंने जो सेल्स यूनिट यहाँ पे सेल करी है वो ऑड है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, ऑड लिखा आ जाए। सो अगर ये नंबर इवन है तो यहाँ पे इवन लिखा आ जाए, अगर ये नंबर ऑड है तो यहाँ पे ऑड लिखा आ जाए। अब मैं बार बार अगर वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर तुम लोग अगर हमें ध्यान से देखेंगे तो अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं दैट इज इफ फंक्शन। इफ फंक्शन कैसे काम करता है, इक्वल्स टू इफ। पहले ये मुझसे लॉजिकल टेस्ट मांगेगा कि मुझे क्या चीज चेक करनी है। सो मैंने कहा कि अगर सेल्स इज इवन। अब यार इवन नंबर क्या होता है, तुम डेफिनेशन देखोगे, मैं तो डेफिनेशन बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जब तुम उनको 2 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर देता है, 0। और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जब तुम उनको 2 से डिवाइड करते हो वो कितना रिमाइंडर देता है, 1। इवन नंबर का रिमाइंडर आता है 0, ऑड नंबर का रिमाइंडर आता है 1। और टेक्निकल लैंग्वेज में रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मतलब अगर किसी भी फंक्शन में तुम्हें मॉडुलस कैलकुलेट करना है और अगर मॉडुलस 0 आ रहा है मतलब हम इवन नंबर पे काम करने वाले हैं, और अगर मॉडुलस 1 आ रहा है मतलब हम ऑड नंबर पे काम करने वाले हैं। सो मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ। अब मॉडुलस निकालने के लिए क्या फंक्शन यूज करता है, मॉड। मैंने बोला मॉड, मॉड ऑफ द नंबर कॉमा 2, कि भाई तुम जाओ और नंबर को 2 से डिवाइड करो और जितना भी मॉडुलस आ रहा है मतलब जो भी वैल्यू बच रही है अगर वो बराबर आ रही है किसके, 0 के। सो अगर जो रिमाइंडर आ रहा है वो बराबर आ रहा है 0 के, तो मुझे क्या बता दो कि वो नंबर क्या था, इवन था। वरना मुझे क्या बता दो कि वो नंबर क्या था, ऑड था। तो ये जाएगा नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, और अगर नंबर 2 से डिवाइड करके 0 के बराबर आ रहा होगा तो वो मुझे इवन नंबर बता देगा, वरना वो मुझे ऑड नंबर बता देगा। कोई इशू। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे क्या लिखा गया, इवन। मैंने फॉर्मूले को ड्रैग करा, जहां इवन था वहां इवन लिखा गया और जहां पे ऑड था वहां पे ऑड लिखा गया। काम कैसे कर रहा है, इफ नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है, जो भी मॉडुलस आ रहा है वो मॉडुलस निकाल रहा है। मॉडुलस मतलब जो वैल्यू बच गई वो। तो अगर जो वैल्यू बच गई वो बराबर है किसके, 0 के, तो तुम्हें बोलने का नंबर इवन है। और अगर जो नंबर बच गया वो 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, वो ऑड। क्योंकि जैसे 8 नंबर है, 8 को 2 से डिवाइड करते कितना बचता है, 0। बचता कितना है, 8 चीजें थी, 2 लोगों में डिवाइड कर दी तो कितनी चीजें बच गई, 0। तो क्या नंबर है, इवन। मान लो मैंने यहाँ पे 9 नंबर, 9 को 2 से डिवाइड कर दे कितना बचता है, 1। तो वो क्या होता है, ऑड नंबर। ये पहला तरीका इस फॉर्मूले को करने का। लिख लो इसको एक सेकेंड।
ये तो डन, मेथड 1 हो गया। चलो डन, मेथड 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, मेथड 2 करना है। अब मेथड 1 में हमने क्या करा था, जो हमने क्या करा, मॉड फंक्शन का इस्तेमाल करा, बट सेम काम को करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक मेथड 2 भी है। मेथड 1 में मॉड क्या कर रहा था, पहले रिमाइंडर निकाल रहा था, फिर उसको 0 के बराबर चेक कर रहा था। बट सेम काम को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है, जिसके बाद तुम्हें मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं है। वो अपने, उसका नाम है इज इवन। वो क्या करेगा, अपने आप मॉडुलस निकालेगा, उसको अपने आप 0 से इक्वेट करेगा। ये सारा का सारा काम वो फंक्शन अकेले कर देगा, फिर तुम्हें इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो उसका काम कैसे करते हैं, इक्वल टू इफ, फिर मैंने क्या चलाया, इज इवन, फिर सिलेक्ट कर दिया नंबर। सो अगर जो मेरा B2 है वो क्या है, इवन है, तब तो मुझे क्या बता दो कि वो क्या है, एक इवन नंबर है, वरना मुझे क्या पास कर दो कि वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इफ क्या करेगा, B2 को लेगा और B2 को चेक करेगा अगर वो इवन है या नहीं है। सो अगर B2 इवन हुआ तो वो मुझे क्या पास कर देगा, ट्रू, और अगर वो ट्रू पास करेगा तो इवन प्रिंट हो जाएगा। और अगर नंबर इवन नहीं हुआ तब ये मुझे क्या पास करेगा, ऑड, और ऑड पास करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे इवन आ गया, मैंने सिलेक्ट करा तो जहां इवन था वहां इवन आया, जहां ऑड था वहां पे ऑड आ गया। बेसिक सा लॉजिक है, देख लो इसको, कुछ इशू नहीं है। ये फॉर्मूला 2 है, वो फॉर्मूला 1 है। लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट दे रही हूँ सिर्फ। And here there's a calculator. डन, लिख लिया। तो यार ये हमने कल करा था, ये हमारा क्या है, कंडीशनल फंक्शन का कौन सा यूज है, सिंगल क्राइटेरिया फॉर्मूला है। बट इसके बाद ना अब हमें क्या सीखना है, कंडीशनल फंक्शन में मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कैसे होते हैं। एंड मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करने के लिए हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसका मैं साइज बड़ा कर दी तुम्हारे लिए, या अब मैंने बोला यार, तुम कभी भी मल्टीपल कंडीशन पे काम करने वाले हो। मल्टीपल कंडीशन मतलब जब एक साथ तुम्हें बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तुमने सिर्फ एक कंडीशन चेक करी थी, इवन है या ऑड है। अब मान लो तुम्हें अगर आज के बाद कभी भी मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, सो मल्टीपल कंडीशन 2 तरीके की होती है। एक कंडीशन होती है कंपल्सरी क्राइटेरिया। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, सारे के सारी चीजें कंपल्सरी है, सारी कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। एक होता है तुम्हारा ऑप्शनल क्राइटेरिया। ऑप्शनल मतलब सारी चीजों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, कोई अगर एक भी चीज ट्रू होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब ऑल शुड बी ट्रू। ऑप्शनल क्राइटेरिया मतलब एनी वन शुड बी ट्रू। तो जहां पे सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए वो होता है हमारा कंपल्सरी क्राइटेरिया, और जहां पे कोई एक चीज ट्रू होनी चाहिए वो क्या होता है हमारा ऑप्शनल क्राइटेरिया। और जो हमारे मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं उनको टैकल करने के लिए हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे ऑप्शनल क्राइटेरियाज होते हैं उनको टैकल करने के लिए हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। मान लो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो तुम्हें घूमने उमने के लिए परमिशन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या कंडीशन लगाते हो, मॉम एंड डैड, कि भाई मॉम से भी परमिशन चाहिए एंड डैड से भी परमिशन चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक ने मना करा तुम्हारा प्लान कैंसिल। मतलब इफ वन फॉल्स देन ऑल फॉल्स, कि अगर मम्मी ने मना करा तो पूरा प्लान कैंसिल, या फिर अगर पापा ने भी मना कर दिया तो पूरा प्लान कैंसिल। तो ये होता है यहाँ पे, अगर दोनों मान गए तो पूरा प्लान क्या हो गया, ट्रू। यहाँ पे आ जाओ। अब मान लो घूमने के लिए मान गए कि चल घूम आ जा। अब पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पैसे के लिए क्या कंडीशन होती है, मॉम और डैड, या तो मम्मी पैसे दे दे या तो पापा पैसे दे दे, कोई एक भी देगा तो मेरा काम हो जाएगा। मीन्स इफ वन ट्रू देन ऑल ट्रू। तो यहाँ पे कंपल्सरी था, मतलब सारे ट्रू होने चाहिए थे। ऑप्शनल है तो कोई एक ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो पूरा काम चल जाएगा, और यहाँ पे क्या, अगर एक भी फॉल्स है तो पूरा काम खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो यार ये तो मैंने देखा। अब इसका सिंटेक्स कैसे यूज कैसे करते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स थे इनके।
आगे नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। शुरू से नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो उसमें चीजें लिखते जाना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो वगैरह जो भी लेना है, डन। अब यहाँ पे आते हैं, अब यार यहाँ पे ना मैंने कुछ कंडीशंस बता रखी है, ध्यान से देखना। मैंने बोला यार किसी के पास आधार कार्ड कितना है, एक। पैन कार्ड कितना है, एक। मैंने बोला उस इंसान को बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक अकाउंट के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो एक आधार कार्ड हो या तो एक पैन कार्ड हो। तो मैंने बोला यार चलो इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना के हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोला या तो एक आधार कार्ड है या तो एक बैंक कार्ड है, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और या ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन चलेगा, और। सो मैंने कैसे लिखा, इक्वल टू इफ। अब ये ना मुझसे फिलहाल एक लॉजिक मांग रहा है, बट मुझे तो दो चीज चेक करनी है, आधार कार्ड भी चेक करना है और पैन कार्ड भी चेक करना है। तो एज सिंगल लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, और एंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगी। जैसे मैंने और लगाया, अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, लॉजिक वन। लॉजिक वन पे मैंने क्या बोल दिया कि आधार कार्ड शुड बी इक्वल्स टू 1, कि एक आधार कार्ड होना चाहिए। फिर मैंने कॉमा लगाया। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, लॉजिक टू। लॉजिक टू में मैंने क्या बोल दिया, पेन कार्ड शुड बी इक्वल्स टू 1, एंड मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। सो मैंने बोला अगर मेरा आधार कार्ड एक है और मेरा पैन कार्ड भी एक है, सो अगर मेरा आधार कार्ड एक है, मेरा पैन कार्ड एक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दे दो, या सो मुझे यहाँ पे क्या दे दो, यस यू कैन ओपन अकाउंट, वरना मुझे क्या दे दो, नो यू कांट। और जैसे ही मैंने रन करा, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा, दोनों में 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हाँ मैं अकाउंट खोल सकती हूँ। जैसे ही मैंने पैन कार्ड को 0 लिखा, क्या कुछ फर्क पड़ा, देखो कुछ फर्क पड़ा आंसर पे, नहीं। मैं गई, मैंने आधार कार्ड को भी 0 कर दिया, क्या कुछ फर्क पड़ा, हाँ। इस बार यहाँ पे क्या हो गया, नो। नो मतलब एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, दोनों में से कम एक ना एक तो सही होना ही चाहिए। मान लो मैंने पैन कार्ड को 1 कर दिया, तो अपने आप ये क्या हो गया, यस। मतलब दोनों, अगर दोनों होंगे तब भी चलेगा, और दोनों में से कोई एक होगा तब भी चलेगा। इसको 1 करा, मेरा काम हो गया। मान लो मेरे को एंड चेक करना है, अब एंड में क्या होता है, मैंने अब वोटिंग कंडीशन डाल दी। वोटिंग में क्या कंडीशन होती है, तुम 18 प्लस भी यस होने चाहिए, एंड वोटर आईडी कार्ड भी यस होना चाहिए। सो अगर ये दोनों कंडीशन यस है, तुम क्या कर सकते हो, बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, वरना तुम बैंक में अकाउंट खुलवा नहीं सकते। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने क्या लगाया, एंड। मैंने बोला इफ एंड, इफ 18 प्लस इज इक्वल्स टू y, एंड उसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड इज इक्वल्स टू y, कि अगर तुम 18 प्लस भी हो और तुम्हारे पास वोटर आईडी भी है, सो अगर तुम 18 प्लस भी हो और तुम्हारे पास वोटर आईडी भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, एलिजिबल, कि तुम इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नॉट एलिजिबल, तुम इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते। सो ये क्या करेगा, जब दोनों कंडीशन में यस लिखा होगा तो काम करेगा, और अगर एक में भी नो लिखा है तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने फिलहाल एंटर करा, दोनों में क्या कंडीशन थी, वाई वाई, यस यस, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एलिजिबल। जैसे मैं गई एंड मैंने वोटर आईडी कार्ड को क्या कर दिया, तुम चाहो 18 प्लस हो, 18 प्लस कोई नहीं, ऐसा है कोई जो नहीं है 18 प्लस, तुम नहीं हो, बाकी सब है, तुम 18 प्लस, बाकी नहीं है, बाकी 17 है। अच्छा भाई छोड़ो, तुम लोग तो दोनों में ना हो। सब मैंने यहाँ पे क्या करा, 18 प्लस को यस है, एंड वोटर आईडी कार्ड अगर मान लो क्या है, नो है, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, नॉट एलिजिबल। यहाँ पे क्या है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। ऊपर क्या था, एटलीस्ट 1 शुड बी ट्रू, और यहाँ पे क्या है, ऑल शुड बी ट्रू। जैसे ही ऑल को ट्रू करा, मेरा आंसर ट्रू हो गया। क्लियर है, सिंटेक्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये और का स्क्रीनशॉट है, एंड और का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, जो भी करना है, मैं 1 मिनट दे रही हूँ।
गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास के लिए आए हो? शुरू से? जल्दी बैठो, फिर लेट हो गए थोड़ा। ग्रुप में हो? एक्सेल के? चलो ऐड कर देंगे तुम्हें। डन। फर्स्ट क्लास तो ली होगी ना एक्सेल की? इससे पहले शुरू में फर्स्ट क्लास ली थी, वो ली थी? वो भी नहीं ली थी? जल्दी अपना वो स्टार्ट करो, कैमरा वैमरा जो भी है। या सी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन पे काम कर रहे हैं, और इफ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, मल्टीपल कंडीशंस पे काम करा। मल्टीपल कंडीशन पे हमने क्या करा, और का सिंटेक्स सीखा, उसके साथ साथ एंड का सिंटेक्स सीखा। अब इन दोनों सिंटेक्स के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिलअप की तरफ जाते हैं। अब फिलअप के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। या अब ना यहाँ मैंने क्या करा है, एंड कुछ क्वेश्चन डाल रखे, इफ कंडीशन के, एंड कंडीशन के, और कंडीशन के। सो मैं शुरू से क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, और उसको देख के समझना कितना समझ आके आ रहा है, एंड मुझे बाकी दो चीजें करके बताना हल्का सा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर जे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, एंड के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, तो एल कॉलम में क्या लिखाना चाहिए, विद इन टैट लिखाना चाहिए, वरना क्या लिखाना चाहिए, आउटसाइड टैट। अब ये विद इन टैट आउटसाइड टैट क्या है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लो टैट एक डिपार्टमेंट है, सो अगर तुम्हारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तुम्हारा प्रोडक्ट टैट के अंदर आएगा, वरना तुम्हारा प्रोडक्ट टैट के अंदर नहीं आएगा। सो क्या करना है, अगर जे में क्या है, यस, के में क्या है, नो, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, विद इन टैट, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, आउटसाइड टैट। कैसे काम करेंगे ध्यान से देखना। मान लो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला चलाना है, सो मैं सिंपली यहाँ पे गई, यहाँ जाके मैंने क्या करा, इक्वल टू इफ। अब फॉर्मूला में ध्यान से देखो, कितनी कंडीशन दी है फॉर्मूले में, 2। और जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होती है, हम या तो एंड चलाते हैं या तो और चलाते हैं। अच्छी बात क्या है, लोगों ने मुझे खुद बता दिया है, यहाँ पे क्या चलाना है, एंड। इन लोगों ने लिख दिया कि भाई ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। सो मैं इफ के बाद गई और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड। फिर मैंने बोला अगर जे में क्या लिखा है, यस लिखा है, और के में क्या लिखा है, नो लिखा है। सो अगर जे में यस लिखा है और के में नो लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, विद इन टैग कमेंट, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, आउटसाइड टैग। और जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर, ये क्या करेगा, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो मुझे विद इन टैग दे देगा, वरना मुझे आउटसाइड टैग दे देगा। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे क्या आ रहा है, विद इन टैग, मैंने सिलेक्ट करा, मैंने एक सूची लगा दी ना, विद इन टैग दे रहा। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो जहां पे यस और नो का कॉम्बिनेशन है वहां विद इन टैग आ रहा है, और जहां पे कुछ और कॉम्बिनेशन है वहां पे आउटसाइड टैग आ रहा है। मान लो मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, नो करके देखा, तो वहां पे भी क्या हो गया, आउटसाइड टैग। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, बेसिक सा मैंने फॉर्मूला चलाया। फर्स्ट क्लास, ये कल की देखी थी। अच्छा, फर्स्ट क्लास। इससे पहले एक्सेल करा है, शुरू कुछ भी नहीं आता, क्लास ज्वाइन कर, लिंक है, लिंक नहीं है, ग्रुप में नहीं हो, बॉबी वाले में आऊंगा। ये QR कोड है, स्कैन कर लो, स्कैन करके ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप में, हाँ ये लो, QR कोड से ज्वाइन कर जाओ।
हो गया, कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी क्वेश्चंस? क्या, कहाँ स्कैन किया? दो मुझे दिखाओ यार, मैं ही स्कैन कर दूं। नहीं नहीं, ग्रुप ज्वाइन करना है ना, फोन दिखाओगे ना, ये क्यों दिखा रहे हो? व्हाट्सएप ज्वाइन करना है ना, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का है ये ना। आ गया नहीं? ये आज की फाइल है जो हम लोग कर रहे हैं, फाइल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी और लिंक भी शेयर कर दिया, ज्वाइन करना है तो। डन? यस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे आ जाओ थोड़ा सा। या अब यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है सबको? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे फिलअप में कॉलम एम में क्या बोला गया है, मैंने कॉलम एन में बोला है कि अगर जे कॉलम में क्या लिखा है, यस लिखा है, एंड एल कॉलम में क्या लिखा है, विद इन दैट लिखा है, देन एम में क्या लिखा आना चाहिए, पास लिखा आना चाहिए, वरना क्या लिखा आना चाहिए, फेल लिखा आना चाहिए। सो अगर जे कॉलम इज इक्वल्स टू यस और एल में क्या लिखा हुआ है, विद इन दैट, तो अगर जे में यस लिखा है, एल में विद इन दैट लिखा है, तो एम में पास लिखा आ जाए और यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, फेल लिखा आ जाए। तो चेक करते हैं, मतलब कि अगर जे में क्या लिखा है, यस लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन दैट लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, पास, वरना क्या आ जाए, फेल। सो यार अगर को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ, मतलब ये इफ कंडीशन से सॉल्व होगा। अब इफ कंडीशन में कितनी कंडीशन है, दो, एक जे को चेक करना है और एक एल को चेक करना है, और इन दोनों को जो चेक करना है वो कंपलसरी है, मतलब जे का भी होना चाहिए और एल का भी होना चाहिए। और जब भी कंपलसरी कंडीशन होती है हम क्या लगाते हैं, एंड फंक्शन। ऑप्शनल में क्या लगाते हैं, और कंपलसरी में क्या लगाते हैं, एंड। मतलब अगर सिंपली यहां जाके लिखूंगी इक्वल्स टू इफ, फिर यहां क्या चला दूंगी, एंड, और अगर मैं बोलूंगी अगर जे मेरा बराबर है किसके, यस के, और उसके साथ एल मेरा बराबर है किसके, विद इन टैट के, कि अगर जे में यस लिखा है और एल में विद इन टैट लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, पास, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, सही बोला ना, कुछ गड़बड़ नहीं बोला। जैसे एंटर करा, यहाँ पे यस था, यहाँ विद इन टैट था, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, पास, और जब इसको ड्रैग करा तो जहां कंडीशन सेटिस्फाइड थी वहां पास लिखाया, और जहां कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी वहां पे फेल लिखाया। कोई इशू है इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो आया। लॉजिक देख लो, ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो अगर जे में यस है, एल में विद इन टैट है, तो यहाँ पास आ जाए वरना फेल आ जाए। अपने लैपटॉप में बना लो फॉर्मूला, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी में लिख लो, तुम्हारी मर्जी। बिकॉज J3 पता है क्या होता है, मैं बता देती हूँ। जैसे तुमने कल की ना जो क्लास हुई थी वो सिर्फ 1 ही घंटे की हुई थी, तो उसे तुम क्या करना है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी अभी, उसको एक बार पूरा क्या कर जाना, देख जाना, क्लियर है। उसे मैंने इंट्रो दिया था, मैं एक बार हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। एक्सेल में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना उनके लोकेशन होते हैं। मान लो मैंने यहाँ क्लिक करा, अब इसको कॉलम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब मैंने यहाँ क्लिक करा, इसके कॉलम का नाम क्या है,
इसके रो का नाम क्या है, इसका नाम क्या हो गया J3, मतलब मैंने यहाँ क्लिक करा। इसके कॉलम का नाम क्या है L, इसके रो का नाम क्या है 8, इसका नाम क्या हो गया L8। अगर मैंने यहाँ क्लिक करा, सॉरी तो मर्ज है, मैंने यहाँ क्लिक करा, कॉलम इज N, रो इज 6, इसका नाम क्या हो गया N6। तो वहां पे J3 से मेरा मतलब है कि हम इसको चेक कर रहे हैं, L3 से मेरा मतलब क्या है, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर J3 में यस लिखा हुआ है और L3 में विद इन टैट लिखा है तो बच्चे को पास कर दो, वरना बच्चे को फेल कर दो। पाइथन वगैरह पढ़ी है कुछ, इफ कंडीशन पढ़ा होगा हल्का फुल्का, तो उसी की तरह, बट वहां पे इफ कंडीशन थी, यहाँ पे इफ फंक्शन है। वहां पे एंड एज अ ऑपरेटर काम करता था, यहाँ पे एंड एज अ फंक्शन काम कर रहा है। क्लियर है, लिख लो फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया तो बताओ मुझे, 1 मिनट दे रही हूँ मैं तुम्हें। डन हो गया, चलो यस, अब आ जाओ। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने थे, कॉलम एल करना था, कॉलम एम करना था और कॉलम एन करना था। मैंने अभी कॉलम एल करके दिखाया, कॉलम एम करके दिखाया, अब कौन सा कॉलम करना है, कॉलम एन करना है। कॉलम एन में क्या लिखा है कि अगर के में क्या लिखा है, नो लिखा है, देन एन में क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, वरना क्या होना चाहिए, वाइसा वर्सा। कि अगर के में नो है तो यहाँ यस आ जाए, और अगर के में यस है तो यहाँ नो आ जाए। इसका मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ। सो मैंने बोला इक्वल्स टू इफ, पहले क्या मांग रहा है, लॉजिक टेस्ट की, तुम्हें क्या टेस्ट करना है। मैंने बोला इफ के इज इक्वल्स टू यस, सो अगर के में क्या लिखा है, यस लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, नो आ जाए, वरना यहाँ पे फिर से क्या आ जाए, यस आ जाए। तो अगर के में यस लिखा है तो यहाँ नो आए, वरना यहाँ पे यस आए। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे यस आ गया, मैंने सिलेक्ट करा, ट्रैक करा, जहां पे यहाँ पे नो है वहां यहाँ यस आ गया, और जहां यहाँ पे यस है वैसे यहाँ पे नो आ गया। सिंपल सा लॉजिक, कुछ लॉजिक साइंस नहीं है। क्वेश्चन एल में लिखा था, और जो एल में लिखा था उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बना के देख लिया, देख लो, समझ लो। देखो, अगर किसी और को बेसिक से एक्सेल स्टार्ट करना था तो उसको तुम लिंक शेयर कर दो पहले ही, मैं उसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो तुम्हारे बैच में कोई है इसका छूट गया है तो।
डन। कोई समस्या इसके अंदर? देख लो, लिख लो। आई डोंट थिंक सो कुछ इशू आना चाहिए। तो ये हमने क्या करा, विद इन टैट आउटसाइड टैट कर लिया, पास फेल कर लिया, और यस नो कंडीशंस जो थी हमारी उसके ऊपर मैंने क्या करा, काम कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है हमारे, जब सारी चीजें हमारी हो गई, इसके बाद एक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, और मैं तुम लोगों को एक सवाल देती हूँ, मुझे करके दिखाना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैंने कुछ लोगों के नाम दे दिए हैं, और यहाँ पे उन्होंने कितना सिल्वर सेल करा है सुबह से, कितना गोल्ड सेल करा है और कितना डायमंड सेल करा है, उसका डेटा दे दिया है। मतलब बेसिकली एक ज्वेलरी शॉप का डेटा है। यहाँ पे लोगों के नाम मेंशन है, और उन्होंने कितना सिल्वर, कितना गोल्ड और कितना डायमंड सेल करा है, उसके नंबर मेंशन है। व्हाट आई वांट कि अगर किसी ने सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड तीनों चीजें 50,000 से ज्यादा सेल करी है, तब तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, यस, कि उसको कमीशन मिलेगा। बट अगर किसी ने तीनों में से एक भी चीज 50,000 से कम सेल करी है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नो, उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो क्या कंडीशन है, अगर तीनों चीजें इंडिविजुअली 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे यस लिखा आ जाए, कमीशन मिलेगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक चीज 50,000 से कम है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नो, कमीशन नहीं मिलेगा। तो इफ सेल्स ऑफ each the element, sales of each element is greater than 50K, then क्या लिखा आ जाए, yes, वरना क्या लिखा आ जाए, no। ट्राई करो इसका फॉर्मूला, बड़ा इजी है। देख लो और ट्राई कर लो। तो अब हिंट दे देती हूँ इसमें, या एंड लगेगा या तो और लगेगा। अब तुम डिसाइड करो, यहाँ पे एंड लगना चाहिए क्या और लगना चाहिए। एंड लगेगा तो लगाओ फिर, इक्वल्स टू इफ एंड कंडीशंस। ट्राई करो, मैं एक सेकंड में, ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लो। हाँ, उसके बाद एन, फिर एक एक करके सिलेक्ट करा, सबको दिया है, नो, बाकी सबको यस।
सबका एक एक करके ग्रेड खत्म कर ऐसे ठीक है। ग्रेटर देन लगा कि अगर सेम ज्यादा हो बराबर यस हुआ किसी का क्वेश्चन हो गया कर लिया और बाकी या सो मैंने क्या कहा, यहाँ कुछ लोग के नाम है, मुझे उनके सिल्वर गोल्ड डायमंड की क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। कंडीशन क्या, अगर किसी ने सिल्वर गोल्ड और डायमंड तीनों चीजें 50,000 से ज्यादा बेची है तो उसको कमीशन मिलेगा, वरना उसको कमीशन नहीं मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू इफ, उसके बाद मैंने क्या लगाया, एंड इफ सेल्स ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन 50,000, उसके साथ साथ सेल्स ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन 50,000 एंड सेल्स ऑफ डायमंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन 50,000। तो अगर सिल्वर भी 50,000 से ज्यादा है, गोल्ड भी 50,000 से ज्यादा है और डायमंड भी 50,000 से ज्यादा है, सो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, यस, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नो। जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे नो आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो जहां सेल्स ज्यादा थी वहां यस आया, जहां सेल्स कम थी वहां पे नो आया, और ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। देख लिया इसको, कौन सा, वो तो बताया था उसने आती भविष्यवाणी कर दी थी। देन देख लो फॉर्मूले को, आसान सा है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो करना है तो। वैसे मुझे उम्मीद है तुम 50% तक पहुंच गए होगे सारे के सारे, कुछ 100 तक और कुछ 50 तक जरूर पहुंच गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, या अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये वाला। यार अभी हमने क्या करा था, पहले नॉर्मल इफ सीखा, इफ में कंडीशन सीखी, फिर हमने क्या करा, इफ में मल्टीपल कंडीशन कैसे सीखते हैं, उसके अंदर हमने एंड एंड और पे काम करा। अब हमें इफ के अंदर मेन ब्लॉक के ऊपर आना है, विच इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब तुम एक के अंदर एक के अंदर एक बहुत सारी कंडीशन का एक साथ इस्तेमाल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब नेस्टेड इफ यूज कैसे होता है, ध्यान से समझना। यहाँ मैंने लिख दिया यार, किसी का बी ग्रेड है तो उसको गुड रिमार्क है, ई ग्रेड पे फेल रिमार्क है, डी पे उसका पुअर रिमार्क है, सी पे उसका एक्सेप्टेबल रिमार्क है, और ए पे उसका एक्सीलेंट रिमार्क है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये उनके ग्रेड है और ये उनके रिमार्क है। किसी का बी है तो उसे गुड दे दो, ई में बंदे को फेल कर दो, डी में पुअर दे दो, सी में एक्सेप्टेबल दे दो और ए में एक्सीलेंट दे दो। सो मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे जो भी ग्रेड लिखा है उस ग्रेड के रिस्पेक्टिव रिमार्क यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए। सो मान लो अगर यहाँ बी लिखा है और बी का ग्रेड कितना है, गुड, तो गुड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए। मान लो यहाँ ई लिखा है, ई का ग्रेड है फेल, तो फेल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन चलाऊंगी, इक्वल टू इफ,
पहले मुझसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट कि मुझे क्या चेक करना है। मैंने बोला अगर जो ये ग्रेड है ये बराबर है किसके, बी के, सो बी में क्या देना है, गुड। सो मुझे यहाँ पे क्या दे दो, गुड दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ लगाओ। फिर मैंने बोला अगर मेरा ग्रेड बराबर है किसके, ई के, तो ई में मुझे क्या दे दो, फेल, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ चलाओ। डी, वरना अगर ग्रेड बराबर है किसके, डी के, तो डी में मुझे क्या दे दो, पुअर दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ चलाओ। और अगर मेरा ग्रेड बराबर है किसके, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया किसके, सी के। सो अगर मेरा ग्रेड बराबर है किसके, सी के, तो सी में क्या दे दो, एक्सेप्टेबल दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ चलाओ। और वैसे ही अगर मेरा ग्रेड बराबर है किसके, ए के, तो मुझे क्या दे दो, एक्सीलेंट दे दो। और यहाँ पे तब तक ब्रैकेट बंद करो जब तक कौन सा कलर ना आ जाए, ब्लैक कलर ना आ जाए। क्योंकि अगर पहला ब्रैकेट ब्लैक कलर का है तो दूसरा भी ब्लैक कलर का होगा। अगर ये वाला रेड कलर का है तो इसका दूसरा भी रेड कलर का होगा। अगर ये पर्पल कलर का है तो तीसरा भी पर्पल कलर का ही होगा। तो कब तक ब्रैकेट बंद करना है, जब तक ब्लैक कलर ना आ जाए। जैसे एंटर करा, यहाँ पे गुड आ गया, ड्रैग करने के लिए शिफ्ट के साथ नीचे तक सिलेक्ट कर लिया, जहां तक फॉर्मूला चाहिए, एंड देन कंट्रोल के साथ डी प्रेस करा, एंड देन पूरा का पूरा फॉर्मूला ड्रैग हो गया। तो जो भी ग्रेड था उसका रिस्पेक्टिव रिमार्क अपने आप सामने लिखा गया यूजिंग नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब एक के अंदर एक नेस्ट करते जाओ जब तक तुम फाइनल सॉल्यूशन पे रीच ना कर जाओ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डन। इसलिए मैम और कोई यूज भी कर सकते हैं। जिसे नेस्टेड इफ को बार बार इसको यूज करने के लिए बार बार को बाद में और क्या यूज, इफ की जगह और यूज करने बोल रहे हो? जैसे c4 = b हाँ। इसे डाल दी, फिर और तब लगाते हैं जब सारी कंडीशन का सेम आंसर होना होता है कि यार ये तो या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, तो ये कर देना। बट यहाँ पे सबका कंडीशन अलग है, बी पे कुछ और आंसर आना है, ई पे कुछ और आंसर आना है, डी पे कुछ और आंसर आना है। तो यहाँ पे और ये एंड लगाने का बेनिफिट नहीं है। अंडरस्टूड? एक तरीका है, इफ्स का तरीका बनाया गया है, इक्वल टू इफ्स कहते हैं उसको। अगर तुम चाहो तो इफ्स में ले जाके लिख दो कि अगर ग्रेड बराबर है किसके, बी के, तो गुड दे दो। और यहाँ पे फिर से इफ लगाने की जरूरत है, तुम सिंपली ग्रेड लगा दो,
ग्रेड बराबर है ई के, तो यहाँ पे क्या कर दो, फेल कर दो, वरना फिर कंडीशन चेक करो, अगर बराबर है किसके, डी के, तो डी में क्या दे दो, पुअर दे दो, वरना फिर चेक कर लो अगर बराबर है किसके, सी के, तो वहां पे क्या चला दो, एक्सेप्टेबल चला दो, वरना फिर अगर ग्रेड बराबर है किसके, ए के, तो क्या चला दो, एक्सीलेंट, और आखिरी में एक बार इसको बंद कर दो। तो जब तुमको बहुत सारी कंडीशन को साथ में चेक करना है, तो नेस्टेड इफ का ऑल्टरनेटिव फंक्शन क्या है, इफ्स, तुम इफ्स का भी काम कर सकते हो, बट नेस्टेड इफ में एक फॉल्स कंडीशन भी होती है, लेकिन इफ्स के अंदर किसी फॉल्स कंडीशन पे काम नहीं होता। जब तुम्हें सिर्फ ट्रू ट्रू कंडीशन में काम करनी है तो इसका इस्तेमाल करो, बट अगर कहीं पे फॉल्स कंडीशन पे भी काम करना है तो वहां पे इफ्स काम नहीं करेगा, वहां पे तुम्हें इफ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका बेसिस ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमें ये शीट करनी है। अब इस शीट पे मैंने क्या करा, यहाँ कुछ बच्चों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर दे दिए। मैंने क्या बोला यार, यहाँ पे मुझे 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, बच्चे का टोटल नंबर, उसका परसेंटेज, उसका स्टेटस की वो पास है या कि फेल है, और उसका जो भी ग्रेड है वो। तो ग्रैंड टोटल, परसेंटेज, स्टेटस और उसका ग्रेड, ये 4 चीजें मुझे यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये 4 चीजें कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला गया है, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे निकालते हैं, इक्वल टू सम, मैंने सारे नंबर सिलेक्ट करे, एंटर करा, कितना सम आ गया 251, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ट्रैक करा, सारा का सारा सम हमारा सक्सेसफुली निकल गया। अब मान लो मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए क्या करूंगी, इक्वल्स टू जो भी नंबर है उसको सिलेक्ट करूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, 500 के साथ, सॉरी डिवाइड कर दूंगी इसको किसके साथ, 300 के साथ, मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, 100 के साथ। 300 क्यों करा, बिकॉज कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट होते तो 400 से डिवाइड करती, 5 सब्जेक्ट होते तो 500 से डिवाइड करती, अज्यूमिंग कि हर सब्जेक्ट मेरा 100 नंबर का है। कितना परसेंटेज आ गया, 83.67। इसको मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सबकी परसेंटेज यहाँ पे निकल गई। अब मैं क्या चाह रही हूँ भाई, जिसकी परसेंटेज, समझना मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला जिसकी परसेंटेज हमारी 80, हाँ, जो बच्चा 33 से ज्यादा नंबर लाया है उसको पास कर देंगे, और जो 33 परसेंटेज से कम लाए उसको क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ कंडीशन। सो मैंने बोला यार, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, तब तो बच्चे को क्या कर दो, पास कर दो, वरना बच्चे को क्या कर दो, फेल कर दो। जैसे मैंने एंटर करा तो जहां बच्चा ज्यादा लाया वहां पास हो गया, और जहां बच्चा कम लाया वहां पे फेल हो गया। ये काम मैंने कर दिया। अब मैं क्या चाह रही, चल बच्चा फेल तो हो गया, अब इसके बाद मैं क्या चाह रही, पास के अंदर भी मुझे ग्रेडिंग चाहिए, कि अगर कोई बच्चा 91 से 100 तक नंबर लाया तो उसे क्या दे दो, आउटस्टैंडिंग। अगर कोई 81 से 90 लाया तब उसे क्या कर दो, डिस्टिंक्शन। अगर कोई 61 से 80 लाया तो क्या दे दो, फर्स्ट डिवीजन। 44 से 60 लाया तो क्या दे दो, सेकंड डिवीजन। 33 से 44 लाया तो क्या दे दो, थर्ड डिवीजन। और अगर 0 से 32 लाया तो क्या दे दो, फेल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से मुझे ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग कैसे करूंगी, ध्यान से देखना, मैं क्या चलाऊंगी, इक्वल्स टू इफ, फिर यहाँ पे क्या चलाऊंगी, एंड, फिर एंड में क्या सिलेक्ट करूंगी कि अगर जो नंबर है मेरा बड़ा है या बराबर है किससे, 91 से, कॉमा, एंड जो मेरा नंबर है वो छोटा है या बराबर है किसके, 100 के। मीन्स अगर मेरा नंबर 91 से बड़ा है एंड 100 से छोटा है, तो 91 से 100 में क्या देना था, बताओ। तो यहाँ बच्चे को क्या दे दो, आउटस्टैंडिंग दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ लगाओ, और यहाँ पे क्या करो, फिर एंड लगाओ। फिर मैंने बोला अगर मेरा परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है किसके, 81 के, एंड जो परसेंटेज है वो कम है या बराबर है किसके, 90 है, तो यहाँ पे क्या दे दो, डिस्टिंक्शन दे दो, वरना कॉमा कर दो। और हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, टाइप करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यस, अगली कंडीशन क्या है, 61 से 80। तो मैंने बोला अगर नंबर 61 से क्या है, बड़ा है, और नंबर क्या है, अगर 80 से छोटा है, तो उसको यहाँ पे क्या दे दो, फर्स्ट डिवीजन दे दो, वरना फिर इफ लगाओ, फिर एंड लगाओ। अगर मेरा नंबर 44 से बड़ा है
और मेरा नंबर 60 से छोटा है, तो 44 से 60 है तो उसको क्या दे दो, सेकेंड डिवीजन दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ चलाओ एंड उसके बाद फिर एंड चलाओ। फिर मैंने बोला अगर जो नंबर है वो बड़ा है या बराबर है किसके, 33 के, एंड उसके साथ साथ जो नंबर है वो कम है या बराबर है किसके, 43 के ना, यहाँ पे क्या दे दो, थर्ड डिवीजन दे दो, वरना कॉमा करके फिर इफ चलाओ, फिर एंड चलाओ। अगर जो नंबर है वो बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से, और जो नंबर है वो छोटा है या बराबर है किससे, 32 से, तो बच्चे को क्या कर दो, फेल कर दो। और तब तक ब्रैकेट बंद करो जब तक कौन सा कलर ना आ जाए, ब्लैक कलर ना आ जाए। तो मैंने सारी कंडीशन लगा दी कि अगर 91 से 100 है तो आउटस्टैंडिंग, अगर 81 से 90 है तो डिस्टिंक्शन, अगर 61 से 80 है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 44 से 60 है तो सेकंड डिवीजन, अगर 33 से लेके 43 है तो थर्ड डिवीजन, और अगर 0 से लेकर 32 है तो फेल। बेसिक सा लॉजिक मैंने तुम्हें दिया एंड वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। देख लो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूला है, एक बार बनाओगे तो बनते बनते बन जाएगा। चेक करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सिस्टम में ट्राई करना है सिस्टम में ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है, तीनों काम ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर द रेफरेंस मैं तुम लोगों को ये फॉर्मूला, फाइल तो ग्रुप में शेयर है अंशुल, शायद तुम अंशुल ग्रुप में हो, तो मैंने शेयर तो करा एक्सेल के न्यू बैच में, चेक करो वहां पे आया होगा, न्यू बैच वाला जो ग्रुप है उसमें मैंने भेज रखी है फाइल, आ गई होगी तुम्हारे पास। ओके कोई नहीं, इट्स ओके। देखो एक बार सॉल्यूशन को, जैसे मैंने फॉर्मूला रेफरेंस के लिए दे दिया है, बट एक बार सॉल्यूशन देख लो, देखना है तो। आज क्या तारीख है, 21 दिसंबर। या देख लो फॉर्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो आ जाओ थोड़ा सा इसको ड्रैग करके देखो। जब इसको ड्रैग करा मैंने तो सबके ग्रेड अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। अब आ जाओ इस वाली शीट पे। अब यार यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने ना यहाँ कुछ लोग के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनकी क्या बता दी है, सैलरी बता दी है कि भाई अखिल गुप्ता की सैलरी ये है, सबकी सैलरी मैंने यहाँ दे दी है ना। अब यहाँ पे हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, वो बंदा कितना इनकम टैक्स पे करेगा प्लस उसका सेस कितना बनेगा। अब टैक्स क्या होता है सबको पता होगा, अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज कुछ अमाउंट तुम क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो ताकि कंट्री का जो भी है उसमें यूज किया जा सके। अब इसमें क्या हो जाए, टैक्स के ना ये स्लैब दिए मैंने, कुछ भी रैंडम स्लैब है, इनका करंट स्लैब से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इस स्लैब में मैंने 2.5 लाख को बेस वैल्यू रखा है, बट एक्चुअली में बेस वैल्यू क्या हो गई है, कहाँ तक टैक्स नहीं देना पड़ता, 12 सुना है ना, 12 लाख तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो तुम 12 लाख तक कमा रहे हो, 12 लाख तक की तुम्हारी सैलरी है, तुम्हें टैक्स पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम स्लैब दिए हैं। अब मैंने क्या बोला, अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से कम है तो उसको कितना टैक्स देना है, 0%। अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से लेके 5 लाख है, उसे कितना टैक्स देना है, 5%। अगर किसी की सैलरी 5 लाख से 10 लाख है, उसे कितना टैक्स देना है, 20%। और अगर किसी की सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, उसे कितना टैक्स देना है, 30%। तो क्या क्या है, तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें रैंडमली स्टार्ट कैसे करेंगे मैं वो बताती हूँ। इक्वल्स टू इफ अगर जो सैलरी है वो कम है या बराबर है किसके, 2.5 लाख के, तो क्या करो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0% के साथ, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ लगाओ और उसके साथ क्या लगा दो, एंड लगाओ। और अगर जो सैलरी है वो ज्यादा है किससे, 2.5 लाख से, और जो सैलरी है वो कम है या बराबर है किसके, 5 लाख के, तो यहाँ पे क्या कर दो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो विद द 0.05, वरना कॉमा करके फिर इफ लगाओ, और ऐसे करके तुम्हें सारे स्लैब्स डालने हैं कि अगर 2.5 लाख से कम है तो 0% टैक्स निकलेगा, अगर 2.5 लाख से 5% है तो 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स लगेगा, वरना अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। अब तुम सोचोगे यार मैं कहीं पे एंड लगा रही हूँ, कहीं पे एंड यूज नहीं कर रही, सो याद रखना अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल नंबर दे रखा है, देखो अगर सिंगल नंबर दे रखा है तो तुम ऐसे ही कंपेयर कर दो, बट अगर कोई रेंज दे रखी है वहां पे एंड लगाओ। तो अगर कहीं पे रेंज दी है तो वहां एंड लगेगा, और कहीं पे रेंज ना दे के सिंगल नंबर दिया है तो वहां पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फॉर्मूला तुम्हें आगे खुद बनाना है, हल्का से रेफरेंस ले लो उसके। भेज दूं क्या इतना सा, चलो ये लो रेफरेंस फॉर्मूला।
हुआ कुछ बना? डन। निकला किसी का? इशू आ रहा है किसी को? क्या इशू आ रहा है बताओ?
फॉर्मूला कंप्लीट कर देती हूँ अगर तुम लोग को मैच करना है तो, और जिसका ये बन चुका है वो सेस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे एंड लगेगा। अगर जो सैलरी है वो कम है, वो क्या है, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 लाख से, और जो सैलरी है वो कम है या बराबर है किसके, 10 लाख के, तो क्या करो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो विद 0.20%, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ चलाओ, और फाइनली अगर सैलरी ज्यादा है 10 लाख से तो क्या करो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो विद द 30%, और तब तक ब्रैकेट बंद करो जब तक ब्लैक कलर ना हो। जैसे एंटर करा, जो जो टैक्स सबका था वो यहाँ पे कैलकुलेट होके इजीली आ गया, और जहाँ ब्लैंक वैल्यू आ रही है मतलब उनको 0 रुपीज का टैक्स पे करना है। ओके, देख लो फॉर्मूला, मैच कर लो, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान सी चीज थी इसके अंदर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ड्रैग हो गया, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी दबाना है, ऊपर से फॉर्मूले से लेके नीचे तक का सिलेक्ट करना है, और फिर कंट्रोल डी दबाना है। डन। सेस का देखिए, सेस का मैंने क्या कंडीशन करा है, अब जो तुम्हारा टैक्स होता है ना, तुम्हारे टैक्स का कुछ परसेंटेज होता है जो बच्चों एंड बूढ़ों पे खर्च किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे एंड बूढ़े जो एल्डर्स होते हैं उनके इलाज के ऊपर। सो कुछ परसेंटेज होता है जो वहां पे पे किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे तुमको सेस भी कैलकुलेट करना है। अब सेस क्या होता है, जो भी इनकम टैक्स है उसका 3% प्लस अगर कोई सरचार्ज है तो वो। अब सरचार्ज कौन पे करता है, जो हायर सैलरी वाले लोग होते हैं, मतलब जो इंसान 50 लाख 1 करोड़ की सैलरी पे है वो लोग सरचार्ज पे करते हैं, और उनके सरचार्ज में 3% ऑफ टैक्स जोड़ के सेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो सेस क्या होता है, 3% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। और सरचार्ज की क्या कंडीशन है कि अगर कोई बंदा 50 लाख से 1 करोड़ कमा रहा है तो कितना टैक्स देगा, 10% का, और अगर कोई बंदा 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है वो कितना टैक्स देगा, 15% का। तो पहले सरचार्ज निकाले, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इक्वल्स टू इफ, फिर मैंने क्या लगाया एंड, कि भाई अगर जो टैक्स है वो ज्यादा है किससे ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है या बराबर है किससे, 50 लाख से, या तो जो टैक्स है सैलरी हो कम है या बराबर है किसके, 1 करोड़ के, तो क्या करो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो विद द 10%, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ लगाओ। और अगर जो सैलरी है वो ज्यादा है किससे ज्यादा है, 1 करोड़ से, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करो, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो विद द 30%। ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, सो मैंने बोला 15% वाली, माय बैड कर दिया मैंने, 0.15। तो अगर कोई 50 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो इतना सरचार्ज देगा, अगर कोई 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है तो इतना सरचार्ज देगा, और अगर कोई कुछ भी नहीं कमा रहा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दो, 0, कि उसको सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है जो इससे ज्यादा नहीं कमा रहा। तो जब मैंने ड्रैग करा तो एज यहाँ पे किसी की भी सैलरी 50 लाख से ज्यादा नहीं थी तो सबका अमाउंट कितना आ गया, 0 आ गया। बट हमें सरचार्ज में क्या करना है, इनकम टैक्स का 3% ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे गई, मैंने प्लस लिखा, इनकम टैक्स को सिलेक्ट करा, और जो भी इनका टैक्स निकला है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद द 0.03%।
अनेक गड़बड़ होगी। यहाँ पे D3 की जगह क्या लिखना था, C3। सैलरी की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं ना। जैसे ही मैंने एंटर करा, इसका सेस निकल गया, मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, मेरा पूरा फॉर्मूला हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या निकाला, सरचार्ज निकाला, यहाँ पे मैंने टैक्स का 3% निकाला, और यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देख लो फॉर्मूला, कुछ इश्यू आ रहा तो बताओ, वरना समझ लो इसको। ठीक है, गुड मॉर्निंग। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। या अब यार यहाँ पे ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा बैठता है अब ये देखो, अब यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ पे ना मैंने कुछ ले लो, यहाँ मैंने क्या करा है, कुछ ना करेक्ट सिचुएशंस बता दिया। क्या थाईलैंड कैपिटल कौन है, बैंकॉक। इंडिया कैपिटल कौन है, न्यू दिल्ली। यूएसए का कैपिटल कौन है, वॉशिंगटन डीसी। सो मैंने यहाँ पे क्या करी है, कुछ करेक्ट कंडीशंस क्या कर दी है, बता दी है। अब मैंने बोला यहाँ पे जो मैंने करेक्ट कंडीशंस बताई है, इन कंडीशंस के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड। तो यहाँ मैंने कुछ करेक्ट कंडीशन बता दी है कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, यूएसए का वॉशिंगटन डीसी है। और यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम कंडीशंस दे दी अपने आप। मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं, अगर वो यहाँ के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, करेक्ट लिखा आ जाए, वरना यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, रॉन्ग लिखा आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है थाईलैंड एंड बैंकॉक, यहाँ पे भी क्या लिखा है, थाईलैंड एंड बैंकॉक, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, करेक्ट लिखा आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया का लखनऊ, इंडिया का लखनऊ कैपिटल गलत है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, रॉन्ग लिखा आ जाए। यूएसए मलेशिया क्या आ जाए, गलत आ जाए। थाईलैंड शिकागो गलत आ जाए। इंडिया कोलकाता रॉन्ग। यूएसए वॉशिंगटन डीसी करेक्ट। सो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है अगर वो सही है तो यहाँ करेक्ट आए, और अगर वो गलत है तो यहाँ पे रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे, अब यार इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तुम लोग को मैं बताऊंगी, एक तरीका तुम लोग खुद से ट्राई करना। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू इफ, फिर मैंने यहाँ पे क्या चलाया, एंड। मैंने बोला कि अगर कंट्री बराबर है किसके, थाईलैंड के, और कैपिटल बराबर है किसके, बैंकॉक के। तो मैंने बोला अगर कंट्री बराबर है थाईलैंड के,
कैपिटल बराबर है किसके, बैंकॉक के, तो यहाँ पे क्या करो, वैल्यू इफ ट्रू में मुझे क्या दे दो, करेक्ट दे दो, वरना कॉमा करो, फिर इफ लगाओ और फिर एंड लगाओ। फिर मैंने बोला अगर मेरा कंट्री बराबर है किसके, इंडिया के, और अगर मेरा कैपिटल बराबर है किसके, न्यू दिल्ली के, तो यहाँ पे क्या करो, कॉमा करके करेक्ट दो, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ लगाओ और यहाँ ले जाके क्या करो, फिर एंड लगाओ। फिर मैंने बोला अगर मेरा कंट्री बराबर है किसके, यूएसए के, और मेरा कैपिटल बराबर है किसके, वॉशिंगटन डीसी के, तो क्या करो, मुझे यहाँ पे करेक्ट दो, वरना फाइनली मुझे यहाँ पे क्या दे दो, रॉन्ग दे दो। और मैंने तब तक ब्रैकेट बंद करी जब तक ब्लैक कलर नहीं है। सो मैंने बोला अगर थाईलैंड और बैंकॉक है सो करेक्ट दो, वरना फिर इफ चलाओ। इंडिया एंड न्यू दिल्ली है तो क्या दो, करेक्ट दो, वरना फिर इफ चलाओ। यूएसए एंड वॉशिंगटन डीसी है तो करेक्ट दो, वरना फाइनली क्या दे दो, रॉन्ग दे दो। जैसे मैंने एंटर करा यहाँ करेक्ट आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, जहाँ करेक्ट था वहां करेक्ट लिखाया, जहाँ रॉन्ग था वहां पे रॉन्ग लिखाया। कोई इश्यू इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो आने चाहिए, देख लो एक बार, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 3 बार कॉम्बिनेशन चलाए हैं, तो अगर तीनों कॉम्बिनेशन में कहीं भी बैठेगा तो तुम्हें करेक्ट देगा, और तीनों में से अगर कहीं भी मैच नहीं करेगा तो फाइनली क्या दे देगा, रॉन्ग दे देगा। एसएस ले लो इस फॉर्मूले का। वैसे मैं काम करती हूँ, इसको कॉपी करके तुम्हारे चैट में क्या कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, हर तरीके के ना कुछ क्वेश्चंस मैंने करके दिखा दिए। अब इस शीट में ना 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, बट वो रहेंगे तुम्हारे होंगे। क्या क्या है, एक ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लाइक इसको मैं सोल्यूशन हटा देती हूँ। यहाँ मैंने बोल दिया है यार टीवी कितने का है, 25,000 का है, वॉशिंग मशीन कितने का है, 15 का है, फ्रिज कितने का है, 28 का है, और माइक्रोवेव भी कितने का, 1000 का ले लो, 25,000 का ले लो। फिर मैंने बोला अगर यहाँ पर 25 टीवी डिलीवर हुए हैं और एक टीवी 25,000 का है तो टोटल सेल्स कितने की हुई है। तुम्हें इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा ऐसे कि अगर आइटम बराबर है किसके, टीवी के, तो नंबर ऑफ आइटम को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 25,000 के साथ, वरना कॉमा करके क्या करो, फिर इफ लगाओ। फिर लिखो अगर आइटम बराबर है किसके, वॉशिंग मशीन के, तो क्या करो, नंबर ऑफ आइटम को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 15,000 के साथ, वरना कॉमा करके क्या करो, इफ लगाओ। तो वैसे तुम्हें इफ करके सबकी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करनी है। डन, खुद से लॉजिक बना लोगे, इसलिए इसका मैं सॉल्यूशन सेव नहीं कर रही। मैसेज लेना है मैसेज ले सकते हो रेफरेंस के लिए, स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह कुछ लेनी है तो ले लो, ताकि तुम इसको होमवर्क में इजीली कर पाओ। बाकी आसान है। डन, हटा दो। चलो इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों को करना है। इसमें तुम्हें क्या करना है, मैंने कुछ बच्चों के नाम और उनके स्कोर दे दिए हैं। तुम्हें क्या करना है, अगर किसी ने 75 के ऊपर रैंक करा है तो उसको रैंक 1 दे दो। अगर किसी ने 50 के ऊपर स्कोर करा है तो उसको रैंक 2 दे दो। किसी ने 25 के ऊपर रैंक स्कोर करा है तो उसको रैंक 3 दे दो, और वरना क्या लिख दो, नो रैंक अलॉटेड। तो कंडीशन लगा देनी है कि अगर जो स्कोर है 75 के ऊपर है तो रैंक 1, 50 के ऊपर है तो रैंक 2, 25 के ऊपर है तो रैंक 3, वरना क्या लिख दो, नो रैंक अलॉटेड। तो यहाँ पे तुम इफ कंडीशन लगा सकते हो, कोई इशू। तो ये शीट तुम्हें कंप्लीट करनी है, इस पे पूरा काम करना है। और हमने इसी के साथ में कंडीशनल फंक्शंस का बोलती हूँ कि 70% कंडीशनल फंक्शन हमने क्या कर लिए, सीख लिए। और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो उस पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली इस वीकेंड हमने एक ही टॉपिक सीखा है, विच इज कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन में हमने इफ कंडीशन सीखी, उसमें सिंगल क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया और नेस्टेड क्राइटेरिया सीखा, और यही फाइल हमने पूरी कंप्लीट करी है। कल की 1 घंटे की क्लास थी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। किसी एक कल चार क्वेश्चन करे थे, तो कल के 4 क्वेश्चन स्किप हो गए तो वो सॉल्व करना। और नेक्स्ट वीकेंड से हम डेटा समराइजेशन से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें फिक्सिंग कैसे करते हैं, डायनेमिक काम कैसे होता है, मैनुअल कैसे होता है, उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। बट ये वाली फाइल को तुम क्या कर लेना, सॉल्व करके खुद से कंप्लीट कर लेना। ओके, फाइल तुम्हारे पास है, इसका लिंक तुम्हारे पास शेयर हो जाएगा, ठीक है।